हेलो फ्रेंड्स, चलिए पंचायती राज व्यवस्था की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम इनके सामान्य परिचय के बारे में देख चुके हैं कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था एवं 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ही नगरीय निकाय व्यवस्था, इन दोनों को भारतीय संविधान में कहां पर इसका प्रावधान किया गया है, किस भाग में जोड़ा गया है, किस अनुसूची में इसे सम्मिलित किया गया है और अनुच्छेद कहां से कहां तक है, इसके बारे में हम कल सामान्य परिचय में देखे हैं, जिसके तहत संसदीय प्रक्रिया भी देखे हैं और लागू कब हुआ है इसके बारे में भी बात किए हैं। तो याद रखेंगे, वह भी आपका महत्वपूर्ण क्लास था। आज की कक्षा तो प्रत्येक एग्जाम में आपको कोई ना कोई एक अनुच्छेद को ऑब्जेक्टिव में वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, व्यापम की हो, मतलब सीजीपीएससी हो या व्यापम, दोनों एग्जाम में आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद के बारे में पूछा जाता है। आइए यहाँ पर हम तुलनात्मक रूप से एक पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय व्यवस्था, इन दोनों के अनुच्छेदों को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय पर जानकारी मिल जाए। चलिए, कल सामान्य परिचय में देखे थे कि पंचायती राज व्यवस्था है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक है। कल देखेंगे प्रावधान में। इसके अलावा नगरीय निकाय, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक है। ये प्रावधान हम कल देख चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, उन्हीं अनुच्छेदों में क्या उल्लेख किया गया है इसके बारे में देखेंगे। कल की कक्षा में पंचायती राज का विकास किस तरह से हुआ है, कौन कौन से समिति गठित हुई है, इसके बारे में देखेंगे। तो कल की भी कक्षा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी आपके पंचायती राज व्यवस्था और जो भी संविधान की कक्षाएं चल रही हैं, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही, एग्जाम के जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी के अनुसार अध्ययन कराया जा रहा है। तो प्रतिदिन आप लोग जो प्रश्न पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो यह पता चलता है कि आप कक्षा का वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट नहीं करते तो इससे साफ पता चल जाता है या तो आप अध्ययन ही नहीं कर रहे हैं या तो आपको पता नहीं है तभी आप कमेंट बॉक्स में नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्लासेस देखा कीजिए पूरा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पंचायती राज एवं नगरीय निकाय के अनुच्छेदों के बारे में, जिसके अंतर्गत हम कल देख चुके हैं कि पंचायती राज का उल्लेख है अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक, जबकि नगरीय निकाय का उल्लेख हम देखे हैं, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक। चलिए, एक तरफ बनाइए पंचायती राज व्यवस्था के लिए अनुच्छेद वाला लिस्ट, दूसरे तरफ बनाइएगा आप नगरीय निकाय। अगर आपका पेज इस तरह से है, चौड़ा है, तो एक पेज बना सकते हैं, नहीं तो दोनों पेज का प्रयोग कर सकते हैं। तो इधर लिखिएगा पंचायती राज, दूसरे में लिखिए नगरीय निकाय। दो भागों में विभाजित कीजिएगा, पहले में लिखिए अनुच्छेद, दूसरे में क्या विषय वस्तु है उसके बारे में लिखिएगा। इसी तरह नगरीय निकाय में भी लिखिएगा अनुच्छेद और दूसरे में लिखिएगा क्या इनका विषय वस्तु है उसके बारे में आप लिखिएगा। प्रारंभ करते हैं पंचायती राज व्यवस्था से और याद करने का प्रयास करेंगे। किस तरह से आपको याद करना है अभी देख लीजिएगा, कोशिश करेंगे एक बार में याद हो जाए। चलिए, पंचायती राज में जो अनुच्छेद है उसके नीचे लिखिए अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक लिख लीजिए। जो आप अनुच्छेद लिखे हैं उसके नीचे क्रम से लिखिएगा 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक। ये आपके पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद होगा। 243 ए, 243 बी, 243 सी,
इस तरह से पूरे आप लिख लीजिए अनुच्छेद 243 ओ तक। जब पंचायती राज व्यवस्था के अनुच्छेद में आप लिख लेंगे तो दूसरे पेज में जो आप नगरीय निकाय का विभाजन किए हैं उसका शुरुआत आप 243 से कीजिए। याद रखेंगे अनुच्छेद 243 एस की बात हो रही है, उस लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे। बाकी जस्ट इसके सीध में लिखिएगा, जहां आपका 243 ए है उसके जस्ट सीधे वाली लाइन में लिखिएगा 243 पी। जहां यहां पर आपका बी है यह सीधे लाइन में आना चाहिए अनुच्छेद 243 क्यू। जो सी है वह आर में आना चाहिए। एस को इस लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे, नगरीय निकाय व्यवस्था के अनुच्छेद 243 एस को इस लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे, उसको हम अलग से अध्ययन करेंगे ताकि हम आसान तरीके से पंचायती राज व्यवस्था के अनुच्छेद और नगरीय निकाय इसके अनुच्छेद दोनों को याद कर सकें। ठीक है, तो आप 243 एस को बाहर कर दीजिए, बाकी सीक्वेंस में लिखिए पी क्यू आर, एस को छोड़ के टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक लिख लीजिए। उसके बाद आप जेड ए जेड बी और जेड सी तक लिख लेने के बाद जेड डी है और जेड ई है, इसको भी उस लिस्ट में आप शामिल नहीं करेंगे। 3 अनुच्छेद हो गए, 243 एस, 243 जेड डी और अनुच्छेद 243 जेड ई। इसे आप नगरीय निकाय व्यवस्था के जो लिस्ट है उसमें शामिल नहीं करेंगे। जब सी के बाद आप एफ लिखिएगा और अंतिम में अनुच्छेद होना चाहिए आपका जेड जी। अगर आप लिखे होंगे तो देखेंगे कि दोनों एक ही सीट में आ रहे हैं, 243 ए से लेकर 243 ओ तक, वहीं 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, जिसमें आपके 3 अनुच्छेद उस लिस्ट से बाहर हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए 243 ए, इसमें ग्राम सभा की बात की गई है। क्या होती है ग्राम सभा? तो जिस ग्राम में आप निवास करते हैं उसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के उम्र के जो भी व्यक्ति हैं जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो, वे सभी जितने भी मतदाता सूची में शामिल उस ग्राम के ग्रामीण निवासी हैं, इन सभी से मिलकर आपका ग्राम सभा का निर्माण होता है, जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 ए में। आगे सभी अनुच्छेदों का हम अध्ययन करेंगे। तो यह हुआ अनुच्छेद 243 ए, जहां उल्लेख किया गया है ग्राम सभा के बारे में। वहीं अनुच्छेद 243 पी, जहां परिभाषा दी गई है कि कौन कौन सा नगर पंचायत क्षेत्र होगा, नगरीय निकाय क्षेत्र होगा, किसे महानगर कहते हैं, इन सभी के बारे में उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 243 पी में। ठीक है, तो यह हुआ आपका अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 पी परिभाषा के बारे में। जस्ट अब यहां से याद करने का प्रयास कीजिएगा। अगला है अनुच्छेद 243 बी। तो बी में क्या उल्लेखित किया गया है? पंचायतों का गठन। लिखना चाहे तो बगल में लिख लीजिए पंचायतों का बनना, ताकि याद करने में आसानी हो। तो बी से आपका हुआ बनना। तो पंचायतों का गठन किस तरह से होता है, कितने निवासी होते हैं, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, इसका निर्माण कैसे होता है, कितने वार्ड होते हैं, इन सभी के बारे में आने वाले दिनों में अध्ययन करेंगे, जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 बी में। इसी अगर आप नगरीय निकाय का सीक्वेंस देख रहे होंगे तो यहां देखिए 243 क्यू में भी उल्लेखित किया गया है नगर पालिकाओं का गठन। इसके बगल में लिखना चाहे तो लिख लीजिए बनना। ठीक है, किस तरह से नगर पालिकाओं के अंतर्गत नगर पंचायत है, नगर पालिका है और नगर निगम है, इसका निर्माण कैसे होता है, कितने उस पंचायत समिति में कितने वार्ड होते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे।
तो ये हुआ अनुच्छेद 243 बी बनना, जिसमें पंचायतों का बनना हुआ, और अनुच्छेद 243 क्यों, नगर पालिकाओं का बनना या गठन का उल्लेख हुआ। अगला देखिए अनुच्छेद 243 सी। सी में क्या उल्लेखित किया गया है, पंचायतों की संरचना। तो सी से याद कर सकते हैं संरचना, सी से याद कर सकते हैं संरचना। उसी तरह आप देखेंगे अनुच्छेद 243 आर में उल्लेखित किया गया है नगर पालिकाओं का संरचना। किस तरह से आपके ग्राम पंचायत का निर्माण होगा, किस तरह से जनपद पंचायत और जिला पंचायत, इसी तरह नगर पालिका में नगर पंचायत है, नगर पालिका है और नगर निगम है। इनकी संरचना किस तरह से तैयार होगी, कौन इसके सदस्य होंगे, इन सभी के बारे में, जिनमें आपका न्यूनतम सदस्य होता है, मैक्सिमम सदस्य होता है, जिसको हम न्यूनतम वार्डों की संख्या और अधिकतम वार्डों की संख्या के नाम से जानते हैं। इसी में आपके कौन प्रशासनिक प्रमुख होंगे उस स्तर के, इसके अलावा राजनैतिक प्रमुख कौन होंगे, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे हम अनुच्छेद 243 आर में नगर पालिका क्षेत्र में, जबकि अनुच्छेद 243 सी में ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया आपके 3 अनुच्छेद। अगला है अनुच्छेद 243 डी, जबकि दूसरे साइड हम एस को छोड़कर लिखे हैं 243 टी के बारे में। ठीक है, तो देखिए 243 डी में उल्लेखित किया गया है सीटों का आरक्षण की बात की गई है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए डी है तो डी से याद कर सकते हैं दबे हुए लोगों को ऊपर उठाना है। डी दबे हुए लोगों को ऊपर उठाना है, जिसके अंतर्गत कैसे उठाएंगे आप, आरक्षण देकर। तो किनको किनको आरक्षण देंगे आप, एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है और महिला वर्ग है, इसको आप आरक्षण देंगे ताकि वे भी आगे आ सकें। इसी तरह 243 टी में भी स्थानों का आरक्षण दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप नगर पालिका के जितने भी क्षेत्र हैं, जो संरचना है उसमें एससी, एसटी और महिला वर्ग, इनको आप आरक्षण प्रोवाइड करेंगे, आरक्षण देंगे। इसका उल्लेख कहां पर किया गया है, अनुच्छेद 243 टी में। देखिए यहां पर आपका अनुच्छेद 243 एस बचता है, इसका अध्ययन हम करेंगे, उसको सबसे नीचे में लिख लीजिए अभी लिखना चाहें तो। वार्ड समितियों का गठन की बात की गई है 243 एस में, जिसे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो अनुच्छेद 243 एस में इसको अलग से याद रखेंगे, इसमें वार्ड और समितियों की बात की गई है कि वार्ड समिति का गठन किस तरह से होगा। तो ये आपके अनुच्छेद हुए 243 एस के बारे में। ठीक है, वार्ड समिति की बात की गई है। अगला देखिए अनुच्छेद 243 ई। ई से आशा है ईयर। तो पंचायतों का कार्यकाल ईयर की बात की गई है अनुच्छेद 243 ई में, जिसके अंतर्गत जो पंचायत स्तर के कार्यकाल हैं प्रथम सम्मेलन से कुल 5 वर्ष तक के लिए होता है, जिसके तहत आपके पंच हैं, सरपंच हैं, जनपद पंचायत सदस्य, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के सदस्य, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष हैं। इन सभी का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। कब से, तो प्रथम सम्मेलन से। इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। आज केवल हम उसमें क्या उल्लेखित किया गया है उसको याद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह हुआ अनुच्छेद 243 ई। इसी तरह आपके अनुच्छेद 243 यू में उल्लेखित किया गया है नगर पालिकाओं का कार्यकाल। तो नगर पालिकाओं के कार्यकाल में क्या होगा, तो इसमें भी जो नगरीय क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, इनके जो सदस्य होंगे उनके भी कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। ये किसमें उल्लेखित किया गया है, पंचायत स्तर पे अनुच्छेद 243 ई में, जबकि नगरीय निकाय क्षेत्र में अनुच्छेद 243 यू में। अगला देखिए अनुच्छेद 243 एफ।
जिसमें उल्लेखित किया गया है सदस्यत्व के लिए निर्भरताएं। जो सदस्य हैं उनके लिए निर्भरताएं की बात की गई है। तो कैसे याद रखेंगे? एप से आशय फैल। कौन कौन इसके योग्य नहीं है? पंचायत स्तर के चुनाव लड़ने के लिए कौन योग्य नहीं है, इसका उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 243 में। निर्भरताएं की बात की गई है कि कौन योग्य नहीं है, किसमें? अनुच्छेद 243 एप में। तो एप से याद रखिएगा फैल। इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे, अगर लिखे होंगे तो अनुच्छेद 243 भी देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी सदस्यता के लिए निर्भरताएं की बात की गई है कि नगर पंचायत स्तर के जो पदाधिकारी होंगे, राजनीतिक प्रमुख जो होने जा रहा है, वे कौन कौन योग्य नहीं है, इसका उल्लेख आपको मिलेगा नगरीय क्षेत्र में 243 भी में। आप अगर इस तरह से याद करेंगे तभी याद कर पाएंगे, नहीं तो रटते रह जाएंगे और एग्जाम में हमेशा आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, एक तरफ को याद करके दूसरे तरफ में आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन कीजिएगा। अगला देखिए, अनुच्छेद 243 जी की बात की गई है, जिसमें पंचायतों की शक्तियां एवं उनके उत्तरदायित्व इसका उल्लेखित किया गया है। तो जी से कैसे याद रखेंगे? जी तो पार्ले जी, इसको खाने से आपको क्या मिलती है? शक्तियां मिलती हैं। और उत्तरदायित्व क्या होंगे? तो आप पढ़े हैं कि पंचायत स्तर के लिए 29 विषय पर उल्लेखित किया गया है। कौन से अनुसूची में शामिल किया गया है और 29 विषय का उल्लेखित किया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जब पूरा क्लासेस देख लेंगे। तो अभी पता होगा तो अभी बताइए कि 29 विषय पंचायत स्तर के लिए 29 विषय की बात कौन से अनुसूची में की गई है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला है अनुच्छेद 243 डब्ल्यू, भी के बाद आपका डब्ल्यू। तो नगर पालिकाओं की शक्तियां और उत्तरदायित्व की बात की गई है, जिसके अंतर्गत 18 विषय हैं जिस पर इनका काम होगा। 18 विषय वस्तु शामिल है। तो आप दोनों को बताइए किस अनुसूची में 29 विषय और किस अनुसूची में 18 विषय इसका उल्लेखित किया गया है पंचायती राज और नगर निकाय के लिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। यह हुआ आपका आज का पहला प्रश्न, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 243 एच। 243 एच में उल्लेखित किया गया है पंचायतों की निधियां के बारे में। जो पंचायत है उसमें किस तरह से आपको राज्य सरकार के द्वारा जो निधियां होती हैं उसके तहत आपको पंचायत स्तर के लिए किस तरह से निधि प्राप्त होगी, पैसा प्राप्त होगा, इसका उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 243 एच में। जबकि अनुच्छेद 243 एस में भी उसी तरह से उल्लेखित किया गया है कि जो राज्य सरकार की निधियां होती हैं उसमें आप किस तरह से नगर पालिका के लिए पैसा आप आहरित करेंगे, इस निधियां की बात की गई है 243 एक्स में, ठीक है। अगला देखिए अनुच्छेद 243 आई। 243 आई में उल्लेखित किया गया है राज्य वित्त आयोग का गठन। आई से आशय क्या है? इनकम, इनकम वित्त। तो राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायत स्तर के लिए किसमें उल्लेखित है? अनुच्छेद 243 आई में। जो वित्त आयोग है अनुच्छेद जिसका उल्लेख 280 में मिलता है वह आपका अलग है। यहां हम पंचायती राज स्तर के लिए जो वित्त आयोग गठित होता है राज्य वित्त आयोग, ये उल्लेखित है अनुच्छेद 243 आई में। इसी में देखिए जस्ट आप बगल में आप लिस्ट बनाए होंगे तो अनुच्छेद 243 वाई में उल्लेखित किया गया है नगर पालिका क्षेत्र के लिए किस तरह से वित्त आयोग गठित की जाएगी, इसका उल्लेखित आपका अनुच्छेद 243 वाई में है। तो यह हुआ अनुच्छेद 243 आई और अनुच्छेद 243 वाई। अगला देखिए अनुच्छेद 243 जे, आई के बाद जे।
इसमें उल्लेखित किया गया है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। लेखाओं के संपरीक्षा कौन से स्तर के? पंचायतों की। तो संपरीक्षा जो बगल में लिखना चाहे तो लिख लीजिए जांच। तो जे से क्या हो जाएगा? जांच, जेच। तो जे से आपके जांच की बात हो जाएगी कि पंचायतों के लेखाओं की जो संपरीक्षा होगी, जांच होगी, इसका उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 243 जे में, जबकि अनुच्छेद 243 जेड में नगर पालिकाओं के जो लेखाओं की होगी उनकी संपरीक्षा या जांच की बात की गई है। तो ये हुए आपके पंचायतों की और नगर पालिकाओं की इन लेखाओं की संपरीक्षा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 243 जे और अनुच्छेद 243 जेड। अगला देखिए, जे के बाद आता है के में उल्लेखित क्या किया गया है? अनुच्छेद 243 के में तो पंचायतों के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग। कैसे याद रखेंगे? के से आशय आप याद रखेंगे कौन कौन इसके योग्य है, कौन चुनाव कार्यक्रम को पूर्ण कराएगा, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 के में। इसी के अंतर्गत हम पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि किस तरह से आपका पंचायत स्तर के हो, जनपद पंचायत स्तर के हो या जिला पंचायत स्तर के हो, नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत स्तर के हो, नगर पालिका स्तर के हो या नगर निगम स्तर के हो, किस तरह से चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होती है उसमें देखेंगे, जिसके तहत उसमें जो पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जिनका हम अध्ययन करते हैं, रिटर्निंग अधिकारी, मतदान अधिकारी, इन सभी की नियुक्ति कौन करता है, कार्य क्या होते हैं, कौन प्रस्तावक होता है, अनुमोदक किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव क्या है, इसके अलावा आप फॉर्म किस तरह से खरीदते हैं, कितना आपकी जमानत राशि होती है, वार्डों की संख्या कितनी होती है, चुनाव के मत पत्र के रंग किस तरह से होते हैं, आपको जो पदाधिकारी होंगे आपके पास क्या अधिकार हैं, आप उनको कैसे हटाएंगे, इन सभी के बारे में हम पंचायतों के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपका सबसे लंबा क्लास होगा। अनुच्छेद 243 जेड ए, तो नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन आयोग की बात की गई है। जिस तरह से हम पंचायती राज व्यवस्था, उसी तरह से नगरीय निकाय व्यवस्था, इन दोनों का समान रूप से एक साथ एक ही जैसे अध्ययन करेंगे। बस अंतर रहेगा तो जिस तरह से आपकी जमानत राशि है तो उसमें पैसों में अंतर रहेगा, सदस्यों की संख्या में अंतर रहेगा, लगभग तुलनात्मक रूप से समान देखने को आपको मिलेगा। तो यह हुआ अनुच्छेद 243 के। अगला देखिए अनुच्छेद 243 एल लागू होना। तो पंचायती राज संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। कहां कहां लागू होगा पंचायती राज व्यवस्था, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 एल में। तो यह हुआ पंचायती राज का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। अगला है अनुच्छेद 243 जेड बी नगरीय क्षेत्रों में, तो संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 जेड बी में। यह हुआ नगरीय क्षेत्र में। वीडियो को स्किप कीजिए, रोकिए थोड़ा सा और बताइए पंचायती राज व्यवस्था कौन से अनुसूची में शामिल राज्यों में लागू नहीं होता है, या आप राज्यों के नाम बताइए या कौन से अनुसूची है उन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता है, आप अभी कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां भी आपका पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता है, उस केंद्र शासित प्रदेश का भी नाम आप कमेंट बॉक्स में अभी बताइए। आज का दूसरा प्रश्न हुआ, पहला आपके ऊपर में देखे हैं, ये आपका दूसरा प्रश्न।
बताइए आंसर। देखिए प्रतिदिन अध्ययन कीजिए, इसी तरह से आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है, तो उसका प्रैक्टिस आप अभी से कर लीजिए। अगला है देखिए अनुच्छेद 243 एम, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एल लागू होना, तो एम में देखेंगे कि कहां लागू नहीं होता है, तो पंचायती राज का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू ना होना। ऊपर में लागू होना देखे हैं, तो उसके जस्ट नीचे अनुच्छेद 243 एम में देखेंगे लागू नहीं होना, कहां कहां लागू नहीं होता है। तो अभी आपसे जो प्रश्न पूछा गया है कमेंट बॉक्स में कि कहां लागू नहीं होता है, वो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 243 एम का। अगर नगरीय क्षेत्र में देखेंगे तो अनुच्छेद 243 जेड सी में उल्लेखित किया गया है कि कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना। यह हुआ पंचायती राज व्यवस्था और दूसरी तरफ नगरीय निकाय व्यवस्था। अगला देखिए अनुच्छेद 243 एन, एन में उल्लेखित किया गया है पंचायतों का बना रहना। जिस तरह से ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, उनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए और पंचायत का बना रहना है। जितने आपके न्यूनतम सदस्य हैं, अधिकतम सदस्य हैं, वे संख्या के अनुसार होते हैं। उसी तरह से अनुच्छेद 243 जेड एफ में उल्लेखित किया गया है, यहाँ आपका जेड डी और जेड ई छूट गया है, अभी देखेंगे उसको। अनुच्छेद 243 जेड एफ, तो नगर पालिकाओं का बना रहना, ये उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 243 एफ में। किसमें? तो नगरीय क्षेत्र में। तो इस तरह से अगर आप तुलनात्मक रूप से लिखे होंगे तो याद हो गया होगा। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 243 एम एन के बाद है अनुच्छेद 243 ओ। अनुच्छेद 243 ओ होगा और अंतिम में आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 243 जेड जी। क्या उल्लेखित किया गया है? पंचायत स्तर के, जनपद पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो या जिला पंचायत हो, वही नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, किसी भी चुनाव को लेकर, किसी भी एक सीट को लेकर यदि मतभेद होता है, किसी कारणवश हो, जिसमें दो पक्षों के बीच वाद विवाद हो रहा हो, तो उसका निपटारा आपका न्यायालय नहीं करेगा, क्योंकि यह पंचायत स्तर का चुनाव है। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 ओ में, पंचायत स्तर के चुनाव में, जबकि नगरीय निकाय क्षेत्र स्तर के चुनाव में उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 243 जेड जी में। उल्लेखित यह किया गया है कि पंचायत स्तर के चुनाव में मतभेद की स्थिति में न्यायालय में वर्जित की जाती है कि आप वहां आप नहीं आएंगे कि इसका निपटारा आप कीजिए। किस तरह से निपटारा होता है, इसको हम इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाले दिनों में करेंगे। उसी तरह अनुच्छेद 243 जेड जी में भी होता है, कौन उस चुनाव स्तर के मतभेद होगा, न्यायालय को छोड़कर कौन उसका निपटारा करेगा, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इस तरह से हुए अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक कंप्लीट हुआ आपके पंचायती राज व्यवस्था के। जो 3 प्रमुख अनुच्छेद छूट गए हैं इस लिस्ट में, वे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत 243 एस, इसमें लिख लीजिए वार्ड समिति का गठन, 243 जेड डी जिला योजना समिति इसका गठन, और 243 जेड ई महानगर योजना समिति। पहला वार्ड समिति, दूसरा जिला योजना समिति, तीसरा महानगर योजना समिति। इनकी उल्लेख किया गया है 243 एस, 243 जेड डी, 243 जेड ई। तो इस तरह से आज की कक्षा कंप्लीट होती है पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय निकाय व्यवस्था के अनुच्छेद के बारे में। एक बात और याद रखेंगे, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जिसका अध्ययन हम संविधान में किए हैं, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख आपको अनुच्छेद 40 में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े हैं, इसमें एक अनुच्छेद मिलता है अनुच्छेद 40, जिसका उल्लेख
भारतीय संविधान में पंचायती राज के प्रावधानों का भी किया गया है। इसको भी आप याद रखेंगे। 2 प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में बता दिए होंगे, नहीं बताए होंगे तो अभी बता दीजिएगा। तीसरा प्रश्न आपके लिए यह है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू कब हुआ था और नगरीय निकाय क्षेत्र में नगरीय निकाय व्यवस्था कब लागू हुआ था। आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अभी बताइएगा। क्या बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ है और नगरीय निकाय व्यवस्था कब लागू हुआ है। यह रहा आपका आज का तीसरा प्रश्न जो आप अभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यह मत देखिएगा कि कितने लोग कमेंट कर चुके हैं, आप अपना आंसर बताइएगा कि आपको सही में पता है कि नहीं है। आप स्वयं अवलोकन कीजिएगा, आकलन कीजिएगा, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तो इस तरह से आपकी पंचायती राज व्यवस्था की दूसरी कक्षा यहाँ पे समाप्त होती है। कल हम सामान्य परिचय देखे, आज अनुच्छेद पे बात किए हैं। अब कल इसके लिए जो गठित समितियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। यदि चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।